सो फाइनली गाइज लास्ट वीडियो के क्रेजी रिस्पॉन्स के बाद OnePlus 13s का रिव्यू आ गया है। ऑल थैंक्स टू यू गाइज, आप लोगों की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। और हाँ, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी सारे कमेंट्स थे कि OnePlus 13s का रिव्यू भी लेके आओ। तो हियर इट इज, ये है OnePlus 13s का रिव्यू वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फोन है, कॉम्पैक्ट फोन तो है, लेकिन ये आपके लिए एक परफेक्ट फोन हो सकता है या नहीं, और अगर ये नहीं तो कौन से दूसरे फोन हैं जो आप इस प्राइस सेगमेंट में देख सकते हो। इसकी जितनी कमियां हैं, मतलब यूजुअली क्या होता है ना, कॉम्पैक्ट फोन में दो चीजें बहुत ही कम मिलती है हमें। फर्स्ट, आज तक मैंने जितने कॉम्पैक्ट फोन यूज करे हैं उसमें बैटरी लाइफ काफी कम थी। सेकंड, जो कॉम्पैक्ट फोन होते हैं वो बहुत जल्दी ओवरहीट कर जाते हैं परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में। तो ये दोनों कमियों की बात डिटेल में करेंगे। इस फोन में ये चीजें देखने को मिलती है या नहीं, एंड तक बने रहना। और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता देता हूँ, इसके स्पेसिफिकेशंस की बहुत कम बात करेंगे, बट मेरे को ये फील कैसा हुआ, इसका एक्सपीरियंस कैसा था, इसकी बैटरी बैकअप कैसी थी, मतलब ओवरऑल ये इसने कैसा परफॉर्म किया है उसकी ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग रिव्यू तो वही होता है। सबसे पहले हम इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करेंगे, क्योंकि जब ये फोन लॉन्च होने वाला था दो चीज की बातें हो रही थी, इसके कॉम्पैक्ट साइज की और इसके चिपसेट की। इसमें हमें सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मिलता है, जिसकी वजह से ये फोन कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल दोनों बन जाता है। इस फोन में ना मैंने मल्टीपल टाइम्स Antutu रन किया और हर बारी ना 23 से 24 लाख के बीच के स्कोर्स मिल रहे थे, जो कि इस साइज में मिलना काफी बड़ी बात है। इवन जब मैं इसमें Antutu रन कर रहा था, ये ओवरहीट भी नहीं हुआ। और इसके बाकी बेंचमार्क्स भी देखो, वहां पे भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से इसका CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ देखो, काफी ज्यादा ग्रीन है। तो इन सब चीजों से ये तो पता चल जाता है कि इसका चिपसेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले मैंने इस फोन में BGMI टेस्ट किया, 1 से 1.5 घंटे मैंने गेम प्ले करा, जिसमें ऑलमोस्ट 90 FPS की सेटिंग मिल रही थी। इवन जो गेम प्ले था बहुत ज्यादा स्मूथ था, कोई लैग नहीं, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं थे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, इसमें BGMI 120 FPS पे भी खेल सकते हो। आपको सिर्फ लेफ्ट स्वाइप करना है एंड FPS बूस्टर को ऑन कर देना है। और ये सेटिंग ऑन करने के बाद BGMI में 117 FPS मिले हैं। और इसके बाद मैंने इस फोन में COD प्ले किया 1 घंटे के आसपास, जिसमें ऑन एन एवरेज मुझे 114 FPS मिले हैं। एंड आफ्टर दैट मैंने इसमें जेंशन इम्पैक्ट भी टेस्ट किया 1 घंटे के लिए। इजिली 60 FPS का सपोर्ट इसमें मिलता है बिना किसी लैग के। एंड ये पूरी गेमिंग सेशन में मैंने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी है, इतनी सारी गेमिंग करने के बाद भी ये ओवरहीट नहीं हुआ है। हमेशा इसके जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से नीचे या 40 डिग्री तक ही थे। ये सारे ही गेम मैंने रूम टेम्परेचर पर प्ले किए थे, फिर भी ये ओवरहीट नहीं हुआ। इससे ये तो पता चलता है कि परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में इसमें कोई कमी नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो हमारे दो क्वेश्चंस थे कि कॉम्पैक्ट फोन हीट होता है एंड बैटरी बैकअप बहुत कम होती है, उसमें से एक का आंसर तो हमें मिल गया है। ये ओवरहीट तो नहीं होता, चाहे आप लंबे टाइम तक गेमिंग करो या कोई भी हैवी टास्क करो। और अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एंड AI के फीचर्स के बारे में। तो वी ऑल नो कि Oxygen OS जो होता है वो काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। इसमें भी हमें Oxygen OS 15 मिलता है Android 15 के साथ। एंड मेरे यूजेस में भी इसने काफी स्मूथ रन किया है, कोई लैग नहीं दिखा मुझे। और मैं इसको काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से टेस्टिंग करी है, बट अभी तक इसमें कोई भी बग नहीं मिला है। एंड इसके सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में ना मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो मुझे डे टू डे लाइफ में काफी यूजफुल लगे। अब हम सबको पता है आजकल सारे फोन में बहुत सारे AI फीचर्स आ रहे हैं, और इसमें जो यूनिक फीचर्स आते हैं उसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें जो की मिलता है ना, जिससे माइंड स्पेस को एक्टिवेट कर सकते हो आप, उसकी बात कर लेते हैं। सो जब भी आप माइंड स्पेस यूज करोगे, ये आपके स्क्रीन को एनालाइज करता है, उसके बाद उसको समराइज करके एक जगह सेव कर देता है। तो कभी कभार तो ये फीचर मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा, बट जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये जो माइंड स्पेस वाला फीचर है ये नथिंग फोन से इंस्पायर्ड है, या कह सकते हो कॉपी किया है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें और इंप्रूवमेंट की नीड है। और इस फोन में हमें O डायलर मिलता है, जिसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हो और AI समराइज भी कर सकते हो अपने कॉल्स को। बट इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो काफी लोग भूल गए बताना, आप ना इसमें WhatsApp कॉल, Instagram कॉल, सारे तरीके के कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो और समराइज करवा सकते हो, जो कि मुझे तो काफी यूजफुल लगा, बट उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। और क्योंकि इसके अंदर Oxygen OS देखने को मिलता है, तो कस्टमाइजेशन की तो कोई कमी नहीं है। आप आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, इवन इसके जो रीसेंट मेन्यू होता है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इस फोन में हमें सर्कल टू सर्च भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले डिपार्टमेंट की। इसके जो डिस्प्ले के स्पेक्स हैं वो तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, बट जो रियल लाइफ में इसकी डिस्प्ले मुझे कैसी लगी वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज जो मैंने अपने कंपैरिजन वीडियो में भी बताया था कि जब भी मैं इस फोन को इंडिविजुअली यूज करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक आईफोन चला रहा हूँ। मतलब क्योंकि हम कह सकते हैं ये OnePlus का पहला कॉम्पैक्ट फोन है, और इसका जो स्क्रीन साइज है वो आईफोन से काफी ज्यादा सिमिलर है। और ये फोन इतना ज्यादा आईफोन से रिजेंबल करता है कि जब मैं इसकी आउटडोर में टेस्टिंग कर रहा था, सडनली एक इंसान ने मुझसे पूछा कि कोई एक नया आईफोन लॉन्च हुआ है, इसको देख के। और डिजाइन में एक छोटी अटेंशन टू डिटेल वाली बात बताता हूँ, आजकल हमें हर फोन में एक बैक कवर देखने को मिलता है, बट OnePlus ने जो इसके साथ केस दिया है, इसकी क्वालिटी काफी टॉप नॉच है। इवन फोन का कलर और जो केस का कलर है वो बहुत सिमिलर
सिमिलर है एंड मैं सच में चाहता हूँ कि दूसरे ब्रांड भी ऐसा काम करें। अब देखो ओवरऑल हम सबको पता चल गया कि डिजाइन डिपार्टमेंट काफी सही है, बट एक छोटी सी निटपिकिंग करी है मैंने डिजाइन डिपार्टमेंट में। इस फोन में हमें मैट फिनिश वाला बैक पैनल मिलता है जो कि पांडा ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आता है। ऑल्दो इसमें फिंगरप्रिंट्स तो बिल्कुल नहीं दिखते, बट एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, जब भी मैं इस फोन को लंबे टाइम तक यूज कर रहा था, इसके बैक पैनल पे मेरे नेल्स के निशान आ रहे थे। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी मैं इस फोन पे नेल्स को रब करूंगा तो ऐसा लगता है ये नेल फाइलर हो, मतलब यहाँ पे बहुत सारे निशान बन जाते हैं नेल्स के। आई होप कैमरे में आपको ये दिख रहा हो। और आप कंफ्यूज मत हो, ऐसा नहीं है कि सारे मैट ग्लास में ऐसे नेल्स के निशान आते हैं। मेरे पास iPhone 13 Pro है, ये भी मैट फिनिश के साथ आता है, बट जब भी मैं इसमें नेल रब करता हूँ कोई निशान नहीं बनता, तो इस चीज से मैं थोड़ा तो अनॉय हो गया था। बट डिजाइन में भी ना ये दो जगहों पे इंप्रूवमेंट कर सकते थे। पहले तो इसमें हमें IP65 रेटिंग मिलता है जो कि थोड़े बहुत वाटर ड्रॉप्स को तो इजीली झेल लेता है, बट इस प्राइस में एटलीस्ट IP67 रेटिंग होनी चाहिए। और मैं सेकंड चीज की बात करूं तो इसमें हमें USB 2.0 वाला पोर्ट मिलता है जो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी स्लो है। ऑल्दो इंटरनेट पे काफी लोगों का ये भी कहना है कि ये 2.0 वाला पोर्ट भी ठीक है, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी डेटा ट्रांसफर तो करता नहीं है। बट फिर आप लोगों को याद होगा वही सेम बंदे जब आईफोन में 2.0 वाला पोर्ट आता है तो बोलते हैं कि इस प्राइस सेगमेंट में 2.0 पोर्ट काफी महंगा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स हो सकती थी। एंड इसके डिस्प्ले में हमें दो स्क्रीन रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है, एक स्टैंडर्ड और एक हाई। एंड मैंने अपनी पूरी टेस्टिंग में इसको हाई रेजोल्यूशन पे सेट करके रखा था, जिससे डिस्प्ले काफी शार्प दिख रही थी। इवन ओवरऑल भी इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। 120 हर्ट्ज का LTPO पैनल है, नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन भी एंजॉय कर सकते हो और HDR का सपोर्ट भी मिल जाता है। और हाँ, अगर मैं इसके स्पीकर्स की बात करूं वो काफी इंप्रेसिव लगे मुझे साइज के हिसाब से। इसमें हमें स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं और उसका आउटपुट मैं अभी आपको सुनाता हूँ। ओके सो अब बात करते हैं मेरे फेवरेट कैमरा डिपार्टमेंट की। और स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस फोन का कैमरा मुझे इतना इंप्रेसिव तो नहीं लगा। कैमरे स्पेक्स की बात करें तो वो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है OIS के साथ, लेकिन हमें 50 मेगापिक्सल का एक 2x ऑप्टिकल सेंसर मिलता है, बट उसमें OIS का सपोर्ट नहीं है। अब इसके कैमरा सैंपल्स देखने से पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको। आई डोंट नो क्या सोच के OnePlus ने इसमें 2x ऑप्टिकल सेंसर दिया है। मतलब जो इसका प्राइमरी कैमरा वो 50 मेगापिक्सल्स का है। अगर OnePlus चाहता तो इजीली हम 50 मेगापिक्सल को डिजिटली क्रॉप करके 2x के शॉट्स ले सकते हैं, और 2x की जगह या तो अल्ट्रा वाइड दे देते या एटलीस्ट 3x ऑप्टिकल जूम देते। मतलब 2x इतना इंप्रेसिव नहीं है क्योंकि वो मेन कैमरे से भी किया जा सकता था। इवन जो इसका कंपटीशन भी है S24 या S25, उसमें हमें 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि कॉम्पैक्ट फोन है तो लेंस की जगह ही नहीं थी। इन चीजों की वजह से पूरे कैमरा डिपार्टमेंट में काफी सारी चीजें मिसिंग लगती हैं। अब ये जो फोटोज आप देख रहे हो ना, ये इसके डे लाइट के सैंपल्स हैं। इस फोन को मैं ऋषिकेश लेके गया था और वहां पे मैंने काफी अच्छी टेस्टिंग करी इसके कैमरा की। एंड डे लाइट में चाहे आप 1x से फोटोज क्लिक करो या 2x से फोटोज क्लिक करो, फोटोज में काफी ज्यादा डिटेल है। इवन जो इसका 1x लेंस है वो बहुत वाइड है। मैं आपको एक दो सैंपल्स दिखाता हूँ जो iPhone 16 और OnePlus से क्लिक करी थी। आप कॉर्नर्स को देख के समझ जाओगे जो OnePlus का 1x है वो iPhone से ज्यादा वाइड है। ये चीज मुझे बहुत सही लगी OnePlus की। वैसे भी इन्होंने अल्ट्रा वाइड तो दिया नहीं है, तो 1x को थोड़ा वाइड करना तो बनता था। बट ऐसा नहीं है कि डे लाइट में सारी चीजें अच्छी हैं। अगर हम शेडोज की बात करें तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ शॉट्स। ये ना शेडोज को बहुत ज्यादा ब्लैकआउट कर देता है। मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्रश कर दिए हैं शेडोज को। इसको थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता था। इवन जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी भी है वो थोड़ी सैचुरेटेड साइड है। मतलब आप कह सकते हो इंस्टाग्राम रेडी पिक्चर्स हैं। फोटो में मैंने जूम किया, इस पत्तों को देखो, ये इतने ज्यादा ग्रीन नहीं थे जितने इस फोटोज में दिख रहे। अब देखो 3x ऑप्टिकल सेंसर तो नहीं मिलता इसमें, बट अगर मैं 2x वाले शॉट्स दिखाऊं उसमें ना हमें अमेजिंग क्वालिटी की डिटेल्स दिखती हैं फोटोज में। इस कैट की फोटो देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कहीं पे भी डिटेल की तो कोई कमी नहीं है। ये जो बैकग्राउंड में बोके देख रहे हो ना, ये नेचुरल बोके है। तो इस फोन का जो 2x वाला कैमरा सेंसर है वो काफी अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड कैप्चर करता है। मैं आपको मल्टीपल सैंपल्स दिखाता हूँ, आप सब में बैकग्राउंड बोके देखो, ये नेचुरल बैकग्राउंड बोके है और काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये वाला कैट का शॉट तो मेरा फेवरेट है। इवन मैं ह्यूमन शॉट्स भी दिखाता हूँ, उसमें भी 2x में काफी अच्छी डिटेलिंग दिखती है। बस हम 1x की तरह 2x में भी ना शॉट थोड़े सैचुरेटेड फील होते हैं। और इसके कैमरा में मैंने एक और चीज नोटिस करी, जब हम मल्टीपल फोकल लेंस पे पिक्चर्स लेते हैं जैसे 1x, 2x या 4x पे, तो कभी कभार ये फोटोज में व्हाइट बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाता और फोटोज काफी डिफरेंट आती हैं। इसका ये परफेक्ट सैंपल देखो, मैंने सैंडविच के शॉट 3 अलग अलग फोकल लेंथ पे लिए हैं। फर्स्ट वाला 1x पे है, सेकंड वाला 2x पे है, थर्ड शॉट 4x पे है। बट ध्यान से देखते ही पता चल जाएगा जो 4x वाली फोटो है उसके कलर बिल्कुल चेंज हो चुके हैं 2x और 1x के कंपैरिजन में। और ये चीज मैंने काफी टाइम नोटिस करी है इसके कैमरास में। अब एक बात बताऊं, जो भी फोन मैक्रो शॉट्स क्लिक कर सकता है उससे मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता हूँ, और ये फोन भी मैक्रो शॉट्स क्लिक कर सकता है। मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ। अपने ड्रैगन फ्लाई का शॉट देखो, ये बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही थी और साइज में भी ना काफी छोटी थी, बट इसने काफी अच्छी तरीके से शॉट को कैप्चर किया है। इवन मैं अगर आपको शॉट को जूम करके भी दिखाऊं तो डिटेल्स तो बहुत सही आई है मैक्रो शॉट्स में। और मैक्रो शॉट्स में भी जो बैकग्राउंड बोके है वो बहुत सही लगता है दिखने में। एंड आप 2x एंड 4x दोनों पे मैक्रो शॉट्स को क्लिक कर सकते
सकते हो। और मैक्रो फोटोग्राफी में मुझे तो कहीं कमी नहीं दिखी। अब मैं आपको इस फोन के पोर्ट्रेट मोड के सैंपल्स दिखाता हूँ। अब देखो सैंपल्स में तो कोई कमी नहीं हो, चाहे वो ह्यूमन शॉट हो या फिर एनिमल का शॉट हो, सारे मूवमेंट को ना इसने काफी अच्छे तरीके से कैप्चर किया है पोर्ट्रेट्स में। पोर्ट्रेट मोड में भी जो बैकग्राउंड बोके है वो काफी प्रोफेशनल लग रहा है। मतलब किसी शॉट में तो बताना मुश्किल है कि ये फोन से लिया हुआ शॉट है या एक कैमरे से लिया हुआ शॉट है। इवन मैं शॉट को जूम करके दिखाता हूँ, इसने एजेस को भी काफी अच्छी तरीके से डिटेक्ट किया है। बट पोर्ट्रेट मोड में जो हमें मेजर डाउनग्रेड देखने को मिलता है वो पता है क्या है, इस फोन से आप 1x में या 3x में पोर्ट्रेट्स क्लिक ही नहीं कर सकते। ये काफी बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे। अब मैं अगर इसके लो लाइट या नाइट मोड के सैंपल्स दिखाऊं, वहां पे भी इसने बहुत अच्छा काम किया है। अब जैसे कि ये माउंटेन का शॉट देखो, लो लाइट में भी कहीं डिटेल की कमी तो नहीं दिख रही। इवन यहाँ पे भी कलर्स को काफी अच्छे तरीके से बैलेंस किया है इसने। और जो 4x वाले शॉट्स हैं वो भी मुझे काफी सही लगे। बट जैसे हम उसको जूम करेंगे तो उसमें हमें काफी नॉइस देखने को मिलता है, पर क्योंकि ये डिजिटल जूम है तो इतना नॉइस तो बनता है। बट लो लाइट सेगमेंट में जो भी 2x या 4x वाले सैंपल है वहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट्स की नीड है। एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी हम लो लाइट में शॉट लेते हैं और हमारा हाथ हल्का सा भी फ्लिकर होता है तो फोटोज काफी ब्लरी आ जाती हैं। इसके मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये मेरे फ्रेंड का शॉट देखो, इसका फेस यहाँ पे काफी ब्लर हो रखा है। या ये डॉग वाला शॉट देखो, यहाँ पे भी हल्का हाथ हिलते ही फेस बिल्कुल ब्लर कर दिया इसने। तो अगर 2x वाले लेंस में OIS का सपोर्ट होता तो ये चीजें फिक्स की जा सकती थी। अब अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो वहाँ पे डिटेल्स की तो कोई कमी नहीं दिखेगी आपको, चाहे सैंपल लो लाइट का हो या डे लाइट का। इवन फ्रंट कैमरे के जो पोर्ट्रेट मोड के सैंपल्स हैं वो भी बहुत सही आते हैं। अगर हम ओवरऑल फोटो सैंपल्स की बात करें फ्रंट कैमरे की, वहाँ पे इतनी बड़ी कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं इस फोन के वीडियो क्वालिटी के बारे में, और यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट्स की नीड दिखती है। अब आई नो काफी सारे लोगों के लिए अल्ट्रा वाइड कैमरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट जो मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको शूट करना काफी पसंद होता है या जो ब्लॉग बनाते हैं उनके लिए अल्ट्रा वाइड कैमरा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस सैंपल से आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैंने इसमें और iPhone 16 में ब्लॉगिंग टेस्ट करने की कोशिश करी, और क्योंकि इस फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है तो इस फोन के कैमरे ने मुझे इतना ज्यादा क्रॉप करके दिखाया कि वीडियो में मेरा फेस सही से दिख ही नहीं रहा है। और दूसरी साइड क्योंकि iPhone में अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, उसने पूरे सीन को अच्छी तरीके से कैप्चर कर लिया। तो चाहे फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी, अल्ट्रा वाइड एक मेजर मिसिंग तो है मेरे लिए। एंड वैसे ये फोन अपने बैक कैमरे से 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, 1x एंड 2x दोनों में ही, जो कि काफी सही लगा मुझे। इवन वीडियो शूटिंग के टाइम पे मैंने ये भी नोटिस करा कि कहीं कहीं पे ये एक्सपोजर भी मैनेज नहीं कर पा रहा, बट फोकस की दिक्कत मुझे कहीं नहीं दिखी। अब ये वीडियो सैंपल देखो, ये इसके मैंने फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड किया था और ये 4K 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो फोन है वो फ्रंट कैमरे से 4K 60 FPS पे शूट कर ही नहीं सकता। अब आई डोंट नो ये सारी चीजें इतनी अजीब क्यों है इस फोन में, क्योंकि इसके अंदर जो चिपसेट लगा है वो इतना पावरफुल है कि 8K तक शूट कर सकता है। बट OnePlus ने सिर्फ 4K 30 FPS का सपोर्ट दिया है, वो भी इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पे तो इंप्रूवमेंट की नीड बनती है। इवन वीडियोस में अगर मैं इसके सिनेमैटिक मोड की बात करूँ, वहाँ पे भी चीजें मिसिंग है। ये सिर्फ 1080p 30 फ्रेम्स पे शूट कर सकता है पोर्ट्रेट वीडियोस को, और उसमें भी स्टेबलाइजेशन की काफी कमी दिखती है। मैं आपको सैंपल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं ओवरऑल इस फोन की बात करूँ तो कैमरा डिपार्टमेंट में मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में मेरा तो OnePlus को यही फीडबैक है कि नेक्स्ट ईयर जब आप 14S लॉन्च करोगे उसमें एटलीस्ट ये सारी कमियां दूर कर देना। और अब इस फोन के बैटरी लाइफ की बात करते हैं, जहां पे इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब इतना कॉम्पैक्ट फोन होने के बाद भी इसमें 5850 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि इजिली 2 दिन तक चल जाती है। मतलब अगर आप लाइट यूज कर रहे हो तो आपको 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी मिल सकता है, और हैवी यूजेस में मुझे 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। यार ये जो बैटरी के स्टैट्स हैं ये कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से बहुत ही क्रेजी हैं। मतलब मैंने आज से पहले कोई भी ऐसा कॉम्पैक्ट फोन यूज नहीं किया जिसने इतना ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम दिया मुझे। तो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन रेज किया था ना कि कॉम्पैक्ट फोन की बैटरी बहुत बेकार होती है, तो बैटरी डिपार्टमेंट में तो ये फोन पास हो जाता है इजिली। इवन इस फोन के अंदर में 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, और ये 55 से 60 मिनट में 0 to 100% चार्ज हो जाता है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। बट क्या आपको पता है जो चाइना में इसका वेरिएंट लॉन्च हुआ है उसमें 6300 mAh की बैटरी है, तो उसका स्क्रीन ऑन टाइम कितना ज्यादा होगा। तो इस फोन के कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो 3 चीजें हैं। फर्स्ट, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि साइज में बहुत कॉम्पैक्ट हो, बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी चाहिए, या परफॉर्मेंस में कोई कमी ना हो, गेमिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लो आप, इवन सॉफ्टवेयर भी बहुत स्मूथ चाहिए, तो आप इजिली बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको ये रेकमेंड कर सकता हूँ। OnePlus 13S में कोई कमी नहीं है, इस प्राइस सेगमेंट में ये बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन बनता है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूं तो मैं इस फोन को इजिली स्किप कर सकता हूं अभी, क्योंकि मैं अगर किसी फोन में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड सेंसर हो या एक 3x वाला भी सेंसर हो, जिससे मैं अच्छे पोर्ट्रेट्स ले सकूं। इवन ये फ्रंट कैमरे में सिर्फ 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है, एंड सिनेमैटिक मोड में सिर्फ 1080p में। तो ये सारे कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इसको अभी स्किप कर सकता हूँ। और थर्ड और लास्ट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि एक अच्छा फ्लैगशिप फोन वही होता है जो हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस बना के चले, जिसमें एक पावरफुल चिपसेट हो, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता हो, और सारे कैमरा सेंसर्स मिलते हो जो कि अल्ट्रा वाइड भी शूट कर सकता हो, 3x पे ऑप्टिकल सेंसर भी हो, और बैटरी बैकअप भी अच्छा होना चाहिए। इवन वो IP68 रेटिंग दे तो और भी ज्यादा अच्छा है। और स्मार्टफोन मार्केट में 2-3 ऐसे फोन एग्जिस्ट करते भी हैं, जैसे कि सैमसंग का S24 या S25। दोनों ही स्मार्टफोन में एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है। ऑल्दो इसका चिपसेट काफी ज्यादा पावरफुल है उनके अकॉर्डिंग, लेकिन वो चिपसेट भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हर चीज में। इवन
इवन सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, और उसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा और 3x का ऑप्टिकल सेंसर भी मिलता है, और एक अच्छी IP रेटिंग भी देखने को मिलती है। और जो दूसरा कॉम्पैक्ट फोन है जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, वो फोन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बट उसकी काफी हाइप बन चुकी है। इवन उसके काफी सारे लीक्स भी आ चुके हैं ट्विटर पे। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वीवो के X200 FE फोन की। वो भी बहुत कॉम्पैक्ट साइज में आने वाला है, और जो उसके कैमरा की कोलैबोरेशन है हम सबको पता है जाइस के साथ होती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक करता है। और मजे की बात, उसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा तो आ ही रहा है, बट वो बहुत सारे फोकल डिस्टेंस पे शूट कर सकता है। इवन उसकी बैटरी लाइफ 6000 mAh से ज्यादा की आने वाली है। और ट्विटर पे सबका कहना है उसकी जो प्राइसिंग है वो सारे बैंक ऑफर्स को मिला के 55,000 के आसपास की रहने वाली है, जो कि काफी बेहतरीन डील है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप कुछ दिन वेट कर सकते हो और थोड़े से पैसे और स्पेंड कर सकते हो, तो आप इन दोनों फोन को चेकआउट कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये भी एक काफी अच्छी डील है। एंड कमेंट करके आप ये बता सकते हो आपको ये फोन कैसा लगा है, या आपका फेवरेट कॉम्पैक्ट फोन कौन सा है, और इस वीडियो में आपको क्या कमी लगी, या मेरे लिए कोई फीडबैक है वो भी आप कमेंट कर देना। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी वैल्यू मिली हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना।